फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। बिल्कुल हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक भाग हो जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास, और उसकी जो सिलसिलेवार ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे। तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे और आज का भाग काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, बिना स्किप किए हुए पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और ये आने वाले जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर स्टेट पीएससी के जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अपने चैनल यानी जीएम ट्यूट्स में आज के सेशन को। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन को। तो आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का भाग 1 पढ़ने वाले हैं, और आज का हमारा जो विषय है वो है महाजनपद काल। जी बिल्कुल, और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं मगध का उत्कर्ष किस प्रकार होता है, और 16 महाजनपद में कौन कौन से जनपद थे, उन सारी की संपूर्ण जानकारी, प्रमुख वंशों की जानकारी पूरी अच्छी तरह से इस भाग में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा विषय जो है वो 16 महाजनपदों का जो विस्तार है उसको अच्छी तरह से जानेंगे। बिल्कुल, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए 16 महाजनपदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उसकी चौहद्दी क्या थी और किन किन महत्वपूर्ण शासकों ने वहाँ पर शासन किया, उन सारे विषय में जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जो पहले जनपद यानी कि शुरुआत करेंगे पहले जनपद से, ठीक है। और इससे पहले हम लोग थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतीय राजनीति में एक नया परिवर्तन दृष्टिगत होता है। वह है अनेक शक्तिशाली राज्यों का विकास। अधिशेष उत्पादन नियमित कर व्यवस्था ने राज्य संस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया। सामरिक रूप से शक्तिशाली तत्वों को इस अधिशेष एवं लौह तकनीक पर आधारित उच्च श्रेणी के हथियारों से जनपद एवं साम्राज्य बनने में काफ़ी योगदान मिला। बिल्कुल, जिस प्रकार से हथियारों का विकास हुआ, लौह युग का विकास हुआ, लौह तकनीकी का विकास होने लगा, उसी तरह से जनपद और फिर जाकर एक बड़ी समाज की टुकड़ी में इसका परिवर्तन होता गया। तो अब हम लोग इसमें स्पेशली देखने वाले हैं कि क्या क्या थे। तो पहले हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो महाजनपद और उसकी राजधानियों को कवर करेंगे, और सिलसिलेवार ढंग से पूरी अच्छी तरह से इसको पढ़ने वाले हैं। पूरा लेक्चर सीरीज़ को अच्छी तरह से ध्यान से सुनते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। तो पहले जनपद को ले लेते हैं और देखते हैं उनकी राजधानियाँ कहाँ थी। तो अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, कंबोज की राजधानी हाटक, और अस्सक जिसे अस्मक कहा जाता है की राजधानी पोतनिया पोटली थी, वत्स की कौसाम्बी, अवंती जिसे उज्जैन के नाम से जाना जाता है की राजधानी माहिष्मती थी, और सूरसेन की राजधानी मथुरा चेदी की मती थी। और आगे जो 8 जनपद हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। बिल्कुल, मल्ल या कुशीनगर की राजधानी पावा थी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल काम्पिल्य, मत्स्य विराटनगर, वज्जी विदेह एवं मिथिला 2 राजधानियाँ थीं। काशी की राजधानी वाराणसी थी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या थी, और मगध जो था उसकी राजधानी ग्रीवरेज थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए अब इन जितने सारे महाजनपद हैं इनका विस्तृत रूप से थोड़ा सा देखते हैं कि इनकी चौहद्दी क्या थी और किन किन शासकों ने इस पर राज किया। तो शुरुआत करेंगे, और उससे पहले जान लीजिए कि अधिकतर जो राज्य थे वो विंध्य में उत्तर से उत्तर और पूर्वी भारत में उत्तर पश्चिम सीमा से बिहार तक फैले हुए थे। तो पहले हम लोग अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे यह सबसे महत्वपूर्ण एक भाग है महाजनपदों का, और यह सबसे पूर्व में स्थित जनपद था। इसके अंतर्गत आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जनपद सम्मिलित थे। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा नदी अंग को मगध से अलग करती थी। अंततगत्वा मगध ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मगध की बात आती है तो इसमें आधुनिक पटना तथा गया जिलों और शाहाबाद जिले के हिस्से का समावेश होता था। मगध अंग और वत्स राज्यों के बीच स्थित था। बिल्कुल, मगध की जो स्थिति थी वो अंग और वत्स दोनों राज्यों के मध्य थी। इसे ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
तो आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग काशी की बात करने वाले हैं। तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली था, परंतु बाद में इसे कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था, और यही कारण है कि कालांतर में काशी को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। अब हम लोग कौशल की बात करेंगे, जिसकी राजधानी अवध थी। इम्पॉर्टेंट यह है कि इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल को अवध के नाम से जाना जाता था, और इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश का समावेश होता था। कौशल की एक महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या थी, जिसका संबंध राम के जीवन से जोड़ा जाता है। कौशल को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, दक्षिणी कौशल की राजधानी कोसावती थी। यहाँ का राजा बुद्ध का समकालिक प्रसेनजीत था। बिल्कुल, कौशल जो राज्य था, वहाँ के जो राजा थे प्रसेनजीत, वो किसके समकालिक थे? बिल्कुल बुद्ध के समकालिक थे। इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे और सारे महाजनपद थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग मल्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो वर्तमान में गोरखपुर और देवरिया जिलों को लेकर बना है, और इनके 2 भाग थे। एक की राजधानी कुशीनगर थी और दूसरे की पावा थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ध्यान में रखिएगा, और कुशीनगर की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। अब हम लोग चेदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यमुना और नर्मदा के बीच का यह स्थान था, और यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। यह कुरु महाजनपद की आधुनिक बुंदेलखंड का बहुत बड़ा एक हिस्सा था, याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी जनपद हैं। अब बात आती है वत्स की, और वत्स जो है इलाहाबाद का क्षेत्र जो है वो उसके अंतर्गत आता था, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। संस्कृत साहित्य में प्रसेनजीत उदयन, जो बुद्ध का समकालिक माना जाता है, इसी जनपद से संबंधित था। इम्पॉर्टेंट यह है कि वत्स के लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर के उत्तर वैदिक काल के अंत में बाढ़ से बह जाने पर उसे छोड़कर प्रयाग के समीप कौशाम्बी में आकर बस गए थे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 16 महाजनपद के विस्तार को हम लोग आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी और किस प्रकार से वे 8 महाजनपदों पर राज किए थे। बाद में जाकर उनके पोते यानी कि अशोक ने 16 महाजनपद को अपने हिस्से कैप्चर में ले लिया था, मतलब कि 16 महाजनपदों पर राज किया था, इसीलिए उसे अखंड भारत का पूर्ण शासक माना जाता है। तो इन सारी बातों को आगे हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो अच्छी तरह से कवर किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान में रखिए, अब हम लोग कुरु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थानेश्वर, दिल्ली और मेरठ के जिले इसके अंतर्गत आते हैं, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले के अंतर्गत आता था, और इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल जो था उसकी राजधानी हसी छत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। उत्तर वैदिक काल की तरह कुरु एवं पांचाल प्रदेशों का अब महत्व नहीं रह गया है। अब धीरे धीरे ये समय के साथ विलुप्त हो चुके हैं। अब हम लोग मत्स्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। मत्स्य जो वर्तमान में जयपुर का एरिया कवर करता है, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर की स्थापना विराट नामक व्यक्ति ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग सूरसेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा सूरसेन राज्य की राजधानी थी। यहाँ का शासक अवंती पुत्र महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बिल्कुल, अवंती पुत्र जो थे वो महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी थे, मतलब बुद्ध धर्म को मानकर चला करते थे। और अस्मक जो गोदावरी पर है, और इसकी राजधानी कहाँ थी? पोतना थी। और यहाँ के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। बिल्कुल, आपने इक्ष्वाकु वंश के बारे में पढ़ा होगा, और इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड हम लोग आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाले हैं। तो अवंती जो है वो मालवा में स्थित है। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भाग मिलाकर अवंती जनपद का निर्माण करते थे। प्राचीन काल में अवंती के 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। और चंड प्रदोत यहाँ का एक शक्तिशाली राज्य था। मगध सम्राट शिशुनाग ने
अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। और शिशुनाग कहाँ के शासक थे? बिल्कुल वो मगध सम्राट थे। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा जो कलेक्शन है इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग गांधार की बात करते हैं। वर्तमान में पेशावर और रावलपिंडी के ज़िले जो हैं पाकिस्तान के, वो इस क्षेत्र में आते थे और इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो प्राचीन काल में विद्या और व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी और विद्या व्यापार का केंद्र के नाम से इसे जाना जाता था। और 6ठी शताब्दी पूर्व में गांधार में पुष्कर सरनी राज्य करता था। बिल्कुल पुष्कर सरनी राज्य किया करता था 6ठी शताब्दी पूर्व गांधार में। और इसकी मगध नरेश बिंबिसार को अपना राजदूत तथा एक पत्र भेजा था। बिल्कुल मगध नरेश बिंबिसार को अपना राजदूत और पत्र भेजने का श्रेय भी गांधार को ही जाता है, तो गांधार के शासक को जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग कंबोज यानी आखिरी महाजनपद के बारे में जानेंगे। तो कंबोज जो है वो दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा अफगानिस्तान को जो वर्तमान भाग है उस क्षेत्र में स्थित था और यह आधुनिक काल में राजौरी एवं हाजरा जिलों की स्थिति को बनाए रखा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ध्यान में रखिएगा आप। 16 महाजनपद का इंट्रोडक्शन है और इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो टर्म रहेंगे स्टडी के वो इससे रिलेटेड रहेंगे। वीडियो लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।